back to Ultra Brains Academy. Hello everyone, welcome back to Ultra Brains Academy. So today we are going to start class 10th biology series. कमेंट्स आपके ज्यादातर आ रहे थे बच्चों के कि मैम 10th की बायोलॉजी स्टार्ट करवा दे, 10th की बायोलॉजी स्टार्ट करवा दे, वेकेशंस चल रहे हैं ना. सो मोस्टली जो है बच्चे क्या करते हैं कि पहले से बुक्स को स्टडी कर लेते हैं इन्हीं वेकेशंस में, तो फिर वो एक प्राउड के साथ और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ वेकेशंस के बाद जाते हैं स्कूल और कॉलेजेस. सो अल्ट्रा ब्रेन्स अकेडमी is actually a type of platform that will inshallah give every student and equal opportunities of learning, right? So आज हम लोग जो हैं स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10th की, और जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज रिस्पायरेशन. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिस्पायरेशन, जिसमें हम लोग जो है ब्रीथिंग के सिंपल से टॉपिक से डील करेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग से डील करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी शायद इसमें आ जाए आगे, डिपेंड करता है, मैं बुक में चेक करूंगी. बट खैर वैसे तो वो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बट थोड़ा मोड़ा उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाऊंगी ताकि आप लोग को फिर आगे कंफ्यूजन ना हो. इसके अलावा कुछ और छोटे से टॉपिक्स है, लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी वगैरह, या फिर लंग्स जो है वो किस तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के तौर पे काम करते हैं, और फिर वो लंग्स जो है वो किस तरह से खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्मोकिंग और कार्सिनोजेंस वगैरह से. तो इन सारी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे रिस्पायरेशन के टॉपिक में. सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, बच्चे अक्सर इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि जो रिस्पायरेशन है दिस इज टोटली डिफरेंट प्रोसेस व्हाइल ब्रीथिंग इज समथिंग एल्स. तो फिर हम इसको एक ही चैप्टर में क्यों पढ़ते, लाइक व्हाई वी आर डीलिंग विद बोथ ऑफ दीज टर्म्स इन अ सेम चैप्टर. सो जस्ट बिकॉज कि सही है, मतलब रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेशन और जो ब्रीथिंग है दे बोथ आर डिफरेंट. ये क्या है, ये डिफरेंट ही टॉपिक्स है, डिफरेंट ही फिनोमेना है, बट दे आर इंटरकनेक्टेड. दे आर इंटरकनेक्टेड. जैसे अगर हम बात करें ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग हमारे पास एक्ट करता है एज ए डिलीवरी सर्विस. इट एक्ट एज अ डिलीवरी सर्विस. And if we talk about respiration या respiration, so that act as a factory of energy production. Factory of energy production. अब बेसिकली होता क्या है रिस्पायरेशन के प्रोसेस को अगर हम देखें, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो लार्ज फूड के मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल में, वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. एनर्जी बनती है जब लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं, तो एनर्जी बनती है, साथ में रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड. So what is respiration? The breakdown of large food molecules into small food molecules, small chunks, with the release of energy, large amount of energy, along with the release of carbon dioxide. Similarly, when this process is carried out, it needs oxygen, and that oxygen, जो ऑक्सीजन होता है वो ब्रीथिंग के जरिए हम इनहेल करते हैं. Because what is breathing? Inhalation and exhalation of carbon dioxide and oxygen. ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, सो दैट इज ब्रीथिंग, राइट. सो यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ब्रीथिंग के प्रोसेस से मिलता है. तो अब आपको क्लियर हुआ ना. इसी तरह से जो CO2 रिलीज होता है रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, वो ब्रीदिंग के प्रोसेस के जरिए
बॉडी से रिलीज होता है। सो है तो ये डिफरेंट टॉपिक्स, है ये डिफरेंट फिनोमिनाज। एक जो है वो मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन कर रहा है, दूसरे में मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की कोई बात है ही नहीं। वो क्या कर रहा है, गैसेस को पास कर रहा है, एक्सचेंज करवा रहा है। तो दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस है, बट दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है या इंटरकनेक्टेड है। किस तरह से, मैंने आपको बता दिया। सो अब इनके बीच आपको डिफरेंस समझ आ गया कि हम लोग क्यों ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को एक ही चैप्टर में डील करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द रीजन। देखिए, अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली जो साइंटिस्ट थे वो लंग्स को एनर्जी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज कंसिडर करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसमें सबसे मेजर रोल किसका है, लंग्स का है। सो लाइक दे वर ट्रू, जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है that is not possible without oxygen, and that oxygen is provided by lungs. जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन कहाँ आता है, लंग्स में आता है। अगर लैरिंग्स, ट्रेकिया और फेरिंग्स इनकी हम बात करें, नॉस्ट्रल्स से शुरू होता है प्रोसेस। सो ये जो सारा है ना, ये जस्ट पाथवे प्रोवाइड करता है। एग्जैक्ट जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स क्या है, लंग्स है। क्लियर। तो साइंटिस्ट क्या कंसिडर करते थे कि लंग्स जो है दे आर द फैक्ट्रीज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। सो दे वर ट्रू। बाद में फिर कहीं जाके रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्कवर हुआ, फिर इन दोनों के बीच इंटरकनेक्शन को देखा गया, और अब हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को सेम जगहों पे इकट्ठे डील करते हैं, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। दे आर डिफरेंट बट दे आर इंटरकनेक्टेड इन अ वे दैट the oxygen required for respiration is usually provided by breathing, and similarly the carbon dioxide that is released from respiration process is carried to outside with the help of breathing. ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, कंफ्यूजन आपकी क्लियर हुई कि हम क्यों ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को एक ही चीज के साथ डील करते हैं। अब बात करते हैं रिस्पायरेशन की। सो रिस्पायरेशन की अगर हम मीनिंग की भी बात करें ना, सो रिस्पायरेशन एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, रेस्पिरेशनम। रेस्पिरेशनम या रेस्पिरेशनम, जिसका मतलब ही क्या है, ब्रीथिंग है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि लार्ज जो एंशियंट टाइम्स थे उसमें जो साइंटिस्ट थे तो वो लंग्स को ही क्या कर रहे थे, कंसिडर कर रहे थे एनर्जी प्रोडक्शन के फैक्ट्रीज। तो उसी तरह से हमारे पास जो टर्म रेस्पिरेशन है वो भी क्या है, लैटिन वर्ड रेस्पिरेशन से निकला है, दैट मींस ब्रीथिंग। राइट। सो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच डिफरेंस समझ आ गया। इसी तरह से अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। दिस इज बायोकेमिकल प्रोसेस। क्योंकि बायो कवर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि बाकी भी केमिकल प्रोसेस बहुत होती है। यू आर गोइंग टू डील विद सो मेनी केमिकल प्रोसेस when you will study chemistry, but bio covered इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल प्रोसेसेस हो रही है it is happening inside the body, inside the living body. so इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल। सो रिस्पायरेशन क्या है, ये एक बायोकेमिकल नेचर रखने वाला प्रोसेस है। और अगर हम बात करें ब्रीथिंग की, सो इट इज सिंपली फिजिकल प्रोसेस। हम लोग सिंपल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसमें कोई जो है केमिकल प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट रिस्पायरेशन, सो रिस्पायरेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप एक्टिव प्रोसेस का पता है ना, जिस तरह से हम लोगों ने 9th क्लास में एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ा था। एक्टिव मीन्स दैट रिक्वायर एनर्जी, एनी काइंड ऑफ प्रोसेस दैट रिक्वायर एनर्जी, either it is a process, either it is a transport, whatever it is, but if it is active means it requires energy. So respiration में अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई मैम ये तो एनर्जी बना रहा है, ये एनर्जी कंज्यूम तो नहीं कर रहा। सो यस, ये एनर्जी कंज्यूम करता है, राइट। ये एनर्जी ऑक्सीजन से लेता है, और इसके मतलब एग्जाम्पल को आप ऐसे ले जैसे मनी मैक्स मनी। आप लोगों को ज्यादा पैसा कमाने के लिए छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट तो करनी होगी,
कम पैसे कमा के आप लोग ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो सिमिलरली कम एनर्जी को यूज करके ज्यादा एनर्जी जो है वो बनाई जा सकती है। कैसे? वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है कि ज्यादा कम एनर्जी को यूज करके हमारे पास ज्यादा एनर्जी जो है वो बनती है। अगर कम एनर्जी भी यूज हो रही है तो एनर्जी तो यूज हो रही है ना, देन इट इज एक्टिव प्रोसेस। इफ वी टॉक अबाउट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग हमारे पास एक्टिव भी हो सकता है, ब्रीथिंग हमारे पास पैसिव भी हो सकता है, क्योंकि ब्रीथिंग में होता क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन इज द आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन की इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तब एनर्जी यूज होती है। अगर हम बात करें एक्टिव, like if we say that breathing is active process, so that is in case of inhalation, क्योंकि inhalation का प्रोसेस क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। और जब पैसिव की बात करें सो दैट इज एक्सहेलेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में हमें कोई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, राइट। ब्रीथिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, रिस्पायरेशन जो है वो भी एक्टिव है, ब्रीथिंग जो है वो एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है। सिमिलरली वो एक फिजिकल प्रोसेस है, और जो रिस्पायरेशन है दैट इज अ प्रोसेस दैट कीप्स द बायोकेमिकल नेचर। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं रिस्पायरेशन के टाइप्स की। जो मेन टू टाइप्स है रिस्पायरेशन की, उसकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन की बेसिकली 2 टाइप्स है हमारे पास, वैसे तो बहुत ज्यादा है, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन एक हमारे पास है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक हमारे पास है एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा है एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन तब होता है जब हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन तब होता है जब हमारे पास ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फिनोमेना समझाती हूँ कि कब एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, कब एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक। आप लोगों ने क्लास 9th में आई थिंक सो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में। एनर्जेटिक्स, एनर्जीज, हाँ यही प्रोडक्शन, एटीपी जो बनता है, ग्लाइकोलिसिस वगैरह जो होता है, इतना आपको याद होगा। उसी को चले थोड़ा सा करते हैं रिवाइज। होता क्या है, जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास बनता है ग्लूकोज। लेट मी चेक आउट द वीडियो। जब रिस्पायरेशन के फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, एक 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ये क्या होता है, इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है इसकी ग्लाइकोलाइसिस। May you remember the term glycoamine carbon and lysis mean splitting। तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है इसकी ग्लाइकोलाइसिस, और ये कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इस पायरूवेट को फर्दर इसके पास फर्दर 3 चांसेस हैं कि ये आगे जाके क्या कर सकता है। सबसे पहले अगर हम इस पाथवे की बात करें, अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस पायरूवेट की क्या होगी, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी। इस पायरूवेट की कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी, और कंप्लीट ब्रेकडाउन के रिजल्ट में हमारे पास बनते हैं 36 एटीपीज, जो कि नॉर्मली हमारे हर एक बॉडी का सेल यही प्रोसेस परफॉर्म आउट करता है, और इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन।
हमारे बॉडी के सेल्स जो है तो वो तकरीबन यही प्रोसेस परफॉर्म आउट करते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है किसका, पायरुवेट का, और हमारे पास 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और एटीपी आप लोग जानते हो ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अक्सर एमसीक्यू में ये पॉइंट पूछा जाता है, व्हाट इज एटीपी। आपको डिफरेंट जो नेम्स है वो गिवन होंगे और आप लोगों ने इसमें से करेक्ट को फिर करना है सेलेक्ट। तो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। अब अगर पायरुवेट आ रहा है और यहाँ पे लेक ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे लेक ऑफ ऑक्सीजन है, एक होता है हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन। लेक ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली ज्यादातर जो हमारा लेक आता है वो मसल सेल्स में आता है। कैसे, हमारे मसल सेल्स में जब हम लोग कोई हार्ड मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तो जब पायरुवेट आता है तो यहाँ पे उसको क्या मिलता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि हमारे मसल सेल्स, हम बहुत हार्ड एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे मसल का जितना भी स्टोर्ड ऑक्सीजन होता है वो सारा यूटिलाइज हो जाता है, हमारे मसल में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, लेक आ जाता है। तो उस लेक की वजह से पायरुवेट आके बनाना स्टार्ट कर लेता है लैक्टिक एसिड। ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बेसिकली डू व्हाट, इट कॉजेज फैटीग। ये थकावट हमें, मतलब इससे फैटीग कॉज होता है, हमें थकावट महसूस होती है, वी फील टायर्ड, और तक हार के हम लोग क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, हमारे मसल में क्रैम्प्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, मसल क्रैम्प्स हमारे शुरू हो जाते हैं, हमारे मसल्स जो है वो दर्द करना शुरू कर जाते हैं। किस वजह से, कि पायरुवेट आके क्या कर लेता है, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो है वो कर लेता है। सो वही लैक्टिक एसिड जो है वो क्या करता है, वो फैटीग कॉज करता है, उस फैटीग की वजह से मसल क्रैम्प्स होते हैं और हम लोग बैठ जाते हैं, राइट, उसी एक्टिविटी को छोड़ के। अगेन फिर हम तब उठते हैं जब हमारा ऑक्सीजन जो है वो अपने लेवल पे आ चुका होता है, राइट। सो एक तो पायरुवेट को ये वाला पाथ मिलेगा जहाँ पे ऑक्सीजन एबंडेंस होगा, वो कंप्लीट ब्रेकडाउन करके 36 एटीपीज बनाएगा। दूसरे में वो क्या करेगा, मसल सेल्स में जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन लैक हुआ होगा, तो वो करेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस में हमारे पास जस्ट 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सिमिलरली अब एक दूसरे उससे इसको गुजरना है, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। तो इस तरह के केसेस में पायरुवेट फिर क्या करता है, एक इस तरह का केस ज्यादातर आप लोगों को ईस्ट में दिखाई देगा, सार्कोमाइसिस सेरेविस है इसका साइंटिफिक नेम है, फंगस से बिलोंग करता है, फंजाई फैमिली से। तो ईस्ट में बेसिकली क्या होता है, पायरुवेट आके इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाना शुरू कर देता है, कौन, ईस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब पायरुवेट आता है तब ये वाला काम होता है। तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को हम लोग या फिर इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन भी कहते हैं, राइट। अगर इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इसी इथेनॉल ने आगे जाके क्या बनाना होता है, अल्कोहल। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फर्मेंटेशन की, तो ये बेसिकली बेकिंग में या फिर ब्रूविंग में यूज होता है। बेकिंग तो जानते हैं, ब्रूविंग क्या है, अल्कोहल फॉर्मेशन, अल्कोहल फॉर्मेशन। ये जो इथेनॉल है इसने आगे जाके बनाना होता है अल्कोहल, राइट। सो रिस्पायरेशन के दोनों टाइप्स की आप लोगों से आपको होपफुली अच्छे से समझ आ चुका होगा, इनके बीच डिफरेंस अच्छे से समझ आ चुका होगा कि जब हमारे पास पायरुवेट बनता है तो उस पायरुवेट के पास आगे 3 ऑप्शंस होती है, राइट।
अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट में तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, हमारे पास 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ऐसे रिस्पायरेशन को बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, राइट। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मसल सेल्स की तरफ आ रहा है पायरुवेट, देन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा जिसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, और ये बेसिकली कहाँ पे होता है, मसल सेल्स में। यहाँ पे जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं, जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं। सिमिलरली अगर एब्सेंस है, कंप्लीटली एब्सेंस है ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेक और एब्सेंस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो नॉर्मली एरोबिकली ही रिस्पायर करते हैं, राइट। हमारे जो मसल्स हैं वो नॉर्मली एरोबिकली ही रिस्पायर करते हैं, बट जब वो कोई हैवी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब वो जो है जितना भी ऑक्सीजन होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, और उस ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के बाद कोई ऑक्सीजन वहां पे नहीं बचता, तब पायरुवेट आके लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर लेता है। और एब्सेंस की अगर बात करें तो ईस्ट जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही अपना प्रोसेस करवाता है और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाता है। और इसी तरह से हमारे पास ये वाली जो फर्मेंटेशन है इंडस्ट्रियल लेवल पे ज्यादा होती है, बैटरी और बेकिंग और ब्रूइंग में ज्यादा यूज होता है। क्लियर। ब्रूइंग क्या है, अल्कोहलिक फॉर्मेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। एरोबिक एनारोबिक के अलावा एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन भी हो सकती है। एक्सटर्नल जो कि बिटवीन टू बॉडीज होती है, स्किन के जरिए या फिर लंग्स के जरिए या फिर गिल्स के जरिए, जो फिशेस वगैरह हैं, मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन करते हैं। तो ऐसा रिस्पायरेशन जो 2 बॉडीज के बीच में होती है, रिस्पायरेशन जो है वो गिल्स के जरिए या स्किन के जरिए हो, ऐसे रिस्पायरेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल। और इंटरनल जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की रिस्पायरेशन हो रही है, या फिर लिम्फ वगैरह जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है जिनमें लिम्फ प्रेजेंट है, जिनमें हीमोलिम्फ प्रेजेंट है, तो जब उसकी फिर रिस्पायरेशन होती है तो वो विद इन द बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब हमारे अर्थ सरफेस पे वी हैव अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो है वेराइटी ऑफ रिस्पायरेटरी प्रोसेसेस जो है वो होते हैं, डिफरेंट रिस्पायरेटरी प्रोसेसेस होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है, राइट। जिस तरह से मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं अमीबा का, तो अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट है, राइट। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, और ये जो है जनरल बॉडी सर्फेसिस के जरिए रिस्पायरेशन करता है। हमारी तरह इनमें कोई प्रॉपर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है नहीं, सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, राइट। इनमें बस सिंपल जनरल बॉडी सरफेस के जरिए ही ये रिस्पायर करते हैं और रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। क्लियर। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, ट्रेकियोलर है, इंसेक्ट्स में ट्रेकिया के जरिए होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो है वो बकल कैविटी के जरिए होता है, एंड अलोंग दैट आपने उस चीज में नहीं पढ़ना, आपका लेवल छोटा सा है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप लोग को एग्जैक्ट पता चले कि एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में बेसिकली होता क्या है। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, लेकिन हमें उसके पीछे कॉन्सेप्ट का नहीं पता होता, जिसके पीछे एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा होता है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता। सो इसलिए मैंने आपको ये वाले पॉइंट्स समझा दिए ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, बिकॉज यही जो है पर्पस है अल्ट्रा बेंज एकेडमी का, कि उसने आपको एक ऑर्डिनरी लर्नर से, एक क्रैमर से निकाल के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर बनाना है। सो स्टे कनेक्टेड विद अल्ट्रा बेंज एकेडमी, पढ़ाई करते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और जम के पढ़ाई करें। पढ़ाई के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। अल्ट्रा बेंज एकेडमी के साथ कनेक्टेड रहिए, इसको सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।